सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से मैं एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि बैटल थ्रू द हेवंस और सोल लैंड 2 पे इतना व्यूज नहीं आ रही है। इसीलिए मैं उन दोनों दोंगवा को अब से शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए इसके साथ इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक पीसफुल दिन को देखते हैं। तभी अचानक डीमन किंग और उसके हेंचमैन इंसानों की दुनिया पर हमला कर देते हैं। और फिर पता नहीं कहाँ से एक अननोन हीरो अपीयर हो जाता है, जैसे वो डीमन किंग का इंतजार ही कर रहा हो। दोनों के बीच एक जबरदस्त वर्ल्ड शेकिंग बैटल होती है। फाइनल फाइट तक आते आते हीरो अपनी जान कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया बच जाए। डीमन किंग को वो हेल के सबसे नीचे वाले लेवल तक ढकेल देता है, जहां वो गहरी नींद में चला जाता है और एक दिन वापस आएगा। ये वही क्लीशे लाइनें जो आप 1000 बार सुन चुके हो। दुनिया फिर से शांत हो जाती है, हीरो एक लेजेंड बन जाता है। और वैसे लगता है जैसे कहानी सुनाते सुनाते नरेटर ही सो गया हो। पता नहीं ये पुरानी कहानी किसने लिखी, पर डीमन किंग और हीरो की ये स्टोरी बार बार रिपीट होती रहनी थी। बहुत साल बाद, बहुत ज्यादा साल बाद, एक लंबी सी डार्क कॉरिडोर दिखाई देती है, जिसमें दोनों तरफ जलती हुई टॉर्चेस लगी होती है। कॉरिडोर के एंड में एक बड़ा सा दरवाजा होता है। दरवाजा धीरे से खुलता है और पीछे एक जाइंट सी एंटिटी रहती है, जिसका शेप शब्दों में डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। दरवाजा खोलने वाला शख्स घबराते हुए उस जाइंट बीइंग को रिपोर्ट करता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। बीइंग पूछता है, क्या हुआ? मैसेंजर का जवाब सबको शॉक कर देता है। द 666th डेमियोस उठ चुका है। जैसे ही वो जगता है, वो तुरंत डीमन रेल्म छोड़कर चला जाता है। बीइंग ये सुनकर हिल सा जाता है। मैसेंजर आगे बताता है, डेमियोस ने कहा कि वो डीमन किंग रहना बंद कर चुका है। बीइंग को अपने कान पर यकीन ही नहीं होता। वो कंफर्म करने की कोशिश करता है, पर मैसेंजर सच बोलने से ही डर रहा होता है। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। मैसेंजर ने डरा डरा सा कह दिया, माय लॉर्ड, ये वो मैसेज है जो डेमियोरिस छोड़कर गए। मैसेज हाथ में देते वक्त उसने ये भी ऐड किया, और वो भाग गया है। बीइंग ने जब डेमियोरिस का छोड़ा हुआ नोट पढ़ा, उसके चेहरे पर शॉक क्लियरली दिखता था। सीन कट होता है। एक आदमी हल्की सी हमिंग करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो वर्डे किंगडम के जोमा कैसल के सामने पहुंच जाता है। कैसल की शान और हाइट देखकर वो लिटरली स्टम्प्ड हो जाता है। ह्यूमन वर्ल्ड से मैंने जैसे इमेजिन किया था, बिल्कुल वैसे ही। वो खुद से मुस्कुराते हुए सोचता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि वो काफी खुश लग रहा था। पर अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। गेज शार्प हो जाता है। कैसल के टॉप पर लगा हुआ बड़ा सा क्रॉस देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। उसे वो क्रॉस एक तरह का आइसोड लग रहा होता है। तभी दो गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं। बिना किसी स्वीटनेस के पूछते हैं, ए तुम कहाँ से आए हो? उनके टोन से साफ लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे प्लेब जैसी चीप चीज कहकर चिढ़ाई भी जा रहा था। वो आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरे कपड़ों की वजह से? मेरे तो लुक्स भी काफी अच्छे हैं। गार्ड्स का एटीट्यूड और अग्रेसिव हो जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वर्डे किंगडम के सामने ऐसे इधर उधर घूमने की? एक गार्ड तो उसके बिल्कुल नोज के पास उंगली तक कर देता है। नाम क्या है तुम्हारा? गार्ड गरज कर पूछता है। वो आदमी सोचता है, मैं इन्हें कैसे बता दूं कि मैं तो डेमियोरॉस 666 डीमन किंग हूं। इम्पॉसिबल। पर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जेंटल स्माइल देता है और फ्रेंडली टोन में कहता है, नमस्ते, मेरा नाम डेइस है। पर उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते ही पीछे से एक और आदमी तेज वॉक करते हुए आता है और तुरंत उसको डांट देता है, अरे तुम इतने पुराने एंशिएंट गॉड का नाम कैजुअली कैसे ले सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये वर्डे किंगडम की कैपिटल है? उस आदमी के आते ही दोनों गार्ड्स शॉक में सीधे खड़े हो जाते हैं। कि काउंट ब्रो? काउंट ब्रो गुस्से को दबाते हुए कहा, अगर तुमने ये नाम बस गलती से बोल दिया है तो इस बार माफ किया जा सकता है, पर अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। डीएस ने शांत से पूछा, एक बात बताओ, वेर्डे किंगडम स्ट्रांग है क्या? काउंट ब्रो उसके सवाल से हैरान रह गया। डीएस ने फिर मुस्कुराते हुए सवाल मारा, क्या तुम्हारी किंगडम इतनी पावरफुल है कि मुझे अपना किंग बना सके? ये सुनते ही काउंट ब्रो का खून खौल गया। तू तू राजा पर इतना बड़ा अपमान, इसकी सजा तुम्हें जिंदगी से देनी पड़ेगी। लेकिन अगले ही सेकंड डीएस की आंखें उन्नति से लाल हो गईं और काउंट ब्रो एक धमाके के साथ लिटरली फट गया। बॉडी के टुकड़े बिखर गए, खून हर तरफ छिड़का हुआ। दो गार्ड्स जो वहां खड़े थे शॉक में जम गए, पर डीएस सिर्फ धीरे से स्माइल करता रहा। ये हॉरर यही नहीं रुका। वही दोनों गार्ड्स जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उनकी हेड्स एक ही मोमेंट में ब्लास्ट हो गईं। बाकी के गार्ड्स ने अपनी आंखों से इतना टेरिफाइंग सीन पहली बार देखा था। डीएस हल्की हमिंग करते हुए उनकी तरफ इशारा करता है, और जिनके तरफ वो उंगली करे उनकी हेड्स तुरंत एक्सप्लोड हो जाती हैं। कासल की आर्चर्स पैनिक में एरोज चलाते हैं, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर डीएस के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक भी एरो उसके पास नहीं आ पाता। पूरे कत्लेआम के बीच डीएस गहरे टोन में बोलता है, उठो और अपने नए किंग का स्वागत करो।
इन स्टेप्स को अपने खून से पाक बनाओ और इस बॉडी की एसेंशन को अपने आंसुओं से ब्लेस करो। डीएस धीरे धीरे कासल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। अंदर के गार्ड्स रेडी खड़े होते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर के सब लोग कैसे मर गए। वो सिर्फ बेचैनी में उसके आने का इंतजार करते रहे। और फिर डीएस ने एंट्री ली, कासल के मैसिव गेट को एक ही ब्लो में तोड़ते हुए। कासल के अंदर घुसते ही डीएस ने गार्ड्स को ठंडी सी स्माइल के साथ कहा, चलो अपनी चीखों को मेरे लिए ट्रम्पेट की तरह बजाओ। वो इतना कैजुअली बोलता है जैसे ये सब उसके लिए गेम हो। गार्ड्स की आंखों में डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अचानक डीएस के आसपास डजन्स ऑफ स्कल्स हवा में अपीयर हो गए, जैसे कोई कर्स्ड आर्मी हो। नेक्स्ट मोमेंट उन स्कल्स ने तेजी से गार्ड्स पर हमला कर दिया। गार्ड्स चिल्लाते रहे, मदद की भीख मांगते रहे, कृपया हमें मार दो, हमें ज्यादा मत सताओ। एटमॉस्फियर बिल्कुल हॉरिफाइंग था, पर डीएस वो बस हल्का सा ग्रिन देता रहा, जैसे ये सब देखकर खुशी मिल रही हो। पर तभी एक अनयूजुअल चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। हॉल के बीच एक आदमी गोल्डन ग्लो के साथ खड़ा था, हेड टू टो गोल्डन आर्मर, बिल्कुल वैसे जैसे कहानियों के सेक्रेड नाइट्स में होता है। वो नाइट क्वाइटली प्रार्थना कर रहा था, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, इस दुनिया के रचयिता, आपका नाम सदैव पवित्र रहे। आप जो अनंत काल के स्वामी हैं, रोशनी के साथ हमारा मार्गदर्शन करें, इस अंधेरे पर विजय दिलाएं, इस बुराई को नष्ट कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे हरा सकूं। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, उसकी तलवार से तेज गोल्डन लाइट निकलती है, पूरे हॉल को रोशन कर देती है। डीएस ने हैरानी से पूछा, ये लाइट ऑरा है क्या? और तुम ब्लड हो क्या? नाम सुना है मैंने। नाइट ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए स्टर्न टोन में कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर जो कोई ब्लैक मैजिक यूज करता है, मैं उसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। ये भी अजीब है कि तुमने अरोमा कासिल की सिक्योरिटी ऐसे तोड़ दी, लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। मुझे खुद परमात्मा का ब्लेसिंग मिला है। वो तलवार की रोशनी के साथ डीएस की तरफ चार्ज कर गया। चाहे मैं प्योर ब्लड नहीं हूं, पर मैं तुम्हें गिरा कर ही रहूंगा। नाइट का अटैक इतना पावरफुल था कि इम्पैक्ट से पूरी जगह हिल उठी। नाइट का अटैक इतना पावरफुल था कि नीचे का फ्लोर ही टूटकर गिरने लगा। वो अपनी विक्ट्री के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, पर उसका कॉन्फिडेंस एक सेकंड में टूट गया, क्योंकि डीएस ने उसके फुल पावर स्ट्राइक को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया, बिल्कुल एफर्टलेस। नाइट की आंखें शॉक से फट गई, और उसे और बड़ा झटका तब लगा जब डीएस ने उसकी तरह प्रार्थना करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी टोन, उसी स्टाइल में, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। डीएस ने काम वॉइस में कहा, चलो देखते हैं हम दोनों की प्रार्थना में से किसकी सुनवाई भगवान करेगा। नेक्स्ट मोमेंट डीएस ने स्ट्राइक किया। एक ब्लो में नाइट के सीने में बड़ा सा होल बन गया, और उसका धड़कता हुआ हार्ट डीएस के हाथ में था। वो धीरे से बोलता है, दोबारा मेरे सामने भगवान का नाम मत लेना। नाइट का चेहरा हॉरर से भर गया, और एक ट्विस्ट के साथ डीएस ने उसका हार्ट क्रश कर दिया। कैसल के अंदर और गहरा जाते हुए डीएस को थ्रोन रूम मिलता है। वहां गार्ड्स एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, शान से बैठा हुआ, ऑब्वियसली किंग। डीएस मुस्कुराते हुए उनको ग्रीट करता है। गार्ड्स को यकीन ही नहीं होता कि ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट होकर अकेला अंदर आ गया है। ये उनकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, और वो अपनी जान देकर भी किंग को बचाने के लिए तैयार थे। किंग ने शांत टोन में पूछा, तुम कौन हो? डीएस को समझ आ गया कि ये कैसल का राजा है। वो कैजुअली उससे बात करने लगता है, पर एक गार्ड गुस्से से चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिज मैजेस्टी से ऐसी बदतमीजी से बात करने की? डीएस ने सिर्फ उंगली स्नैप की, स्नैप, और गार्ड की हेड तुरंत एक्सप्लोड हो गई। अब कोई और प्रोटेस्ट करेगा? उसने हल्की स्माइल के साथ पूछा। सब लोग की हवा निकल गई। डीएस की पावर उनकी इमेजिनेशन से बाहर थी। डीएस खुश हुआ देखकर कि कोई ओपोज नहीं कर रहा। फिर उसने अपनी पीठ से डार्क विंग्स क्रिएट किए और एयर में फ्लाई करने लगा। गार्ड्स शॉक्ड होकर डिफेंसिव स्टांस में आ गए, पर डीएस ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा ऊपर उड़ता हुआ किंग की तरफ बढ़ गया और किंग के बिल्कुल सामने लैंड कर दिया। डीएस ने पूछा, तो शैल वी स्टार्ट टॉकिंग नाउ? किंग की सांसों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वो घबरा कर बोला, तुम चाहते क्या हो? पैसा, टाइटल, लैंड? मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ। डियाज ने हल्की सी हंसी छोड़ी। ये सब नहीं चाहिए मुझे। उसने सीधी बात कही, मुझे अपनी किंगडम दे दो। किंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। बिल्कुल नहीं, डियाज ने कैजुअल टोन में जवाब दिया। तो फिर सीधा डेथ चूज कर लो। तुम मरोगे और मैं तुम्हारी रॉयल फैमिली को क्लेम कर लूंगा। ऑटोमेटिकली ये किंगडम मेरा हो जाएगा। किंग शॉक में पड़ गया। उसने गलत समझ लिया और सोचा डियाज उसकी बेटी के पीछे पड़ा है। वो गड़गड़ाते हुए बोला, प्लीज मेरी बेटी को मत लेना। अप्रैल हमारे कॉन्टिनेंट का गौरव है, हमारी राजकुमारी, हमारी शान। डियाज ने इरिटेट होकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारी कोई बेटी है। पर किंग को यकीन नहीं होता। वो बार बार उसकी बेटी की भीख मांगता रहा। डियाज ने थक कर कहा, मैंने कहा ना, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रॉयल फैमिली। किंग का पेशेंस टूट गया। तुम क्यों लेना चाहते हो जो तुम्हारा है ही नहीं? डीएस की आंखों में इरिटेशन दिखाई दिया।
वो धीरे से पूछता है, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा है? ये किंगडम तुम्हारी प्रॉपर्टी है? किंग प्राउडली बोला, ऑफ कोर्स, हमारा राज परिवार इस किंगडम का मालिक है। डियाज ने ठंडी सी स्माइल दी। और ये दुनिया तुम्हारे बाप की है? जब दुनिया क्रिएट हुई थी तब तुमने भी किसी और का हक छीन लिया था। उसकी वॉइस डार्क हो गई। रॉयल फैमिली ने सालों से झूठा अधिकार जमा रखा है। अब तुम लोग उठ जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म और मेरा शुरू। किंग ने चीख कर कहा, तुम सोचते हो मैं शराफत से सरेंडर कर दूंगा? सैंक्टस मैक्सिमस के शीशे कभी झुकते नहीं। डियाज इस नेम पर इतना जोर से हंस पड़ा कि पूरा हॉल गूंज उठा। सैंक्टस, क्या बकवास नाम है, मुझे नहीं पड़ता कौन है वो। अगली ही सेकंड डियाज ने अपना हाथ उठाया और एक डेवस्टेटिंग ब्लास्ट छोड़ी। कैसल का पूरा टॉप फटकर उड़ गया। आग हर जगह फैल गई। गार्ड्स जलकर गिरने लगे। डियाज ने उनकी तरफ एक पल भी सिंपैथी से नहीं देखा, सिर्फ ब्लैंक इमोशनलेस आईज। तभी डेमियोस को एक और अजीब बात समझ आई। ये गार्ड्स खून ही नहीं रखते। अगर वो प्योर ब्लड होते तो कम से कम एक पल को जिंदा रह जाते, पर ये लोग तो एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। डेमियोस ने ठंडी सांस भरी। कितना बोरिंग, बिल्कुल जीरो फन। फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और भगवान से कंप्लेन किया, ये लोग बिल्कुल रेडी ही नहीं थे। क्या यही है तुम्हारी चोजन पीपल? पूरा महल एकदम साइलेंट हो गया। कोई उत्तर नहीं, जैसे हमेशा। टेमियोस ने सोचा भी था, प्योर ब्लड जागते जागते अभी भी 20 साल बाकी हैं। वो खुद भी कुछ काम कंप्लीट करने वाला था कि अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। डेमियोस ने मुड़कर देखा। आग और धुआं के बीच एक खूबसूरत लड़की रो रही थी। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों भर गए थे। लड़की ने रो रो के पूछा, तुम कौन हो?" डेमियोस कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में पुराना दर्द फ्लैश हुआ और उसके दिमाग में पुरानी कहानी एकदम से जाग उठी। लंबे समय पहले, पहला महायुद्ध हारने के बाद, डीमन ट्राइब एक शवों के पहाड़ के बीच से अपने तबाह हो चुके डीमन किंग की आत्मा लेकर डीमन रेल्म लौट गई। वहां उन्होंने उस आत्मा को एक नई बॉडी में डाला और 100 साल तक ब्लैक मैजिक, कर्सेस और रिचुअल से उसे शेप दिया। जब वो जग गया, नया डीमन किंग जन्म हुआ और शुरू हुआ डीमन ह्यूमन वॉर सेकेंड एडिशन। डीमंस को लगा इस बार हीरोज नहीं रहेंगे, लैंड टेक ओवर बिल्कुल आसान होगा। लेकिन एक नया हीरो फिर से आ गया। स्टोरी सेम थी। आखिरी बैटल, सैक्रिफाइस, डीमन किंग डिफीटेड। फिर डीमंस ने फिर 100 साल तक नया डीमन किंग बनाया। फिर एक नया हीरो आ गया। ये साइकिल 665 बार रिपीट हुआ। 665 डीमन किंग्स, 665 हीरोज, 665 100 ईयर्स का एंडलेस लूप। हीरो सेविंग द वर्ल्ड की स्टोरी इतनी क्लीशे बन गई कि इंसानों को लगने लगा जब वक्त आएगा हीरो खुद आ जाएगा। सिक्योरिटी का इल्यूजन सबके दिमाग में बस गया। अंडरग्राउंड डीमंस रोते हुए, प्रार्थना करते हुए एक ही बात मांगते रहे, हमें पथ दिखाओ, हमें इस कर्स से छुड़ाओ। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जोड़कर 666th डीमन किंग को जन्म दिया। उसका नाम था डेमियोस। 666th डीमन किंग, बैनर ऑफ ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्शन। उस दिन जब डेस ने अपनी आंखें खोली तो वो बचा तो गया, लेकिन डीमंस के लिए वो पल एक दुर्घटना जैसा था। न्यूज सुनते ही पूरे डीमन क्लैन बस हिम्मत हारकर चीखने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। प्रेजेंट टाइम में प्रिंसेस अप्रैल फिर से डेस को पूछती है, तुमने मेरे फादर किंग को क्या किया? डेस चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी शांत क्यों थी। फिर अचानक उसे किंग के वो लास्ट वर्ड्स याद आए जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया था। तब डेस को एकदम समझ आ गया, ये लड़की कोई और नहीं, प्रिंसेस अप्रैल ही है। डेस ने सीधा जवाब दिया, किंग मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ चलने की। तुम ही मेरी नई थ्रोन होल्डर बनोगी। अप्रैल की आंखों में डर और डिसबिलीफ दोनों साफ दिख रहा था। तभी डेस ने अपनी फिंगर स्नैप की और उसी पल अप्रैल की आंखें बेजान सी हो गईं। वो धीरे से घुटनों पर गिर गई और पूरी तरह से डेस की कंट्रोल में आ गई। पता चला डेस ने उस पर माइंड कंट्रोल मैजिक डाल दिया था। वो आगे बढ़कर अप्रैल के बिल्कुल पास आया, उसका चिन हल्की सी ऊपर उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब से तुम मेरी पहली ह्यूमन हो। अप्रैल ने बस शुक्राने में सर झुका दिया, लेकिन डेस की नज़र एक जगह अटक गई। वो धीरे से बोला, अब बाहर आ जाओ वरना आंखें निकाल दूंगा। इतना छुप छुप कर देखना अच्छा नहीं। जैसे ही उसने कहा, एक पोर्टल चमका और उसमें से एक आदमी बाहर आया। वो डेस को तारीफ करते हुए बोला, लॉर्ड, मैं आपका वफादार सिपाही अलल हूं। डेस ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तो तुम पूरा वक्त मुझे फॉलो कर रहे थे? ये सुनकर एलिस का चेहरा उदास सा हो गया। वो बोला कि वो तो हर वक्त उसके साथ रहता है। लेकिन डेस को ये सब सिर्फ ड्रामा लगा।
उसके हिसाब से एलिस सिर्फ उसके फादर का लॉयल था, उसका नहीं। और अब जब डेज एक नए रूप में जन्मा है, इस दुनिया में उसका असली मालिक सिर्फ वो खुद है। डेज अब एलेक्स की बकवास सुन सुनकर तंग आ चुका था। उसने गुस्से में बोला, बस यहाँ से चले जाओ, मैं डीमन रेल्म वापस नहीं जाने वाला। लेकिन डेज हैरान रह गया, क्योंकि एलेक्स ने इस बात का जरा सा भी विरोध नहीं किया। एलेक्स ने सीधे कहा, मैं तो सिर्फ आपके आदेश फॉलो करूंगा माय लॉर्ड, आप जो भी करना चाहते हो बस करते रहो। डेज और भी कंफ्यूज हो गया। अप्रैल की तरफ इशारा करते हुए एलेक्स ने पूछ लिया, वैसे आपका प्लान तो उस लड़की के साथ कुछ और ही था, राइट? डेज एक सेकंड के लिए बोलती बंद हो गया। ये आदमी इतना सीधा क्यों बोल रहा था? एलेक्स फिर बोलता ही चला गया, मैं 80 साल डीमन सोल फेज के दौरान कभी आपके पास से गया ही नहीं। क्या आप मेरे सैक्रिफाइस की कहानी सुनना चाहोगे, थोड़ी वाइन के साथ और थोड़ी आंसुओं में? वो इतना ड्रामेटिक बोल रहा था कि डेज का सर दर्द करने लगा। फिर एलेक्स ने एक शॉकर फैक्ट ड्रॉप कर दिया, जब आप छोटे थे तो फीड मैं ही करता था, अपना रूप बदलकर। डेज को तब याद आया, हाँ यही था वो। एलेक्स ने प्यार से सिखाया, प्यार से पढ़ाया, लेकिन डेज को सिर्फ याद था कि बचपन में उसने एलेक्स को कितना मारा था। एलेक्स ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं ही तो था जो आपका हर पल ध्यान रखता था, तब तक जब तक आपको एग ऑफ अवेकनिंग में डालना पड़ा। पर आपने तो मुझे ही दोष दिया। एलेक्स नॉस्टैल्जिया में जाके बोला, बस कल ही की बात लगती है जब आपके छोटे पैर और छोटी हथेलियों से खेलता था, और आज देखो आप बड़े हो गए और दुनिया को समझने लगे। मुझे गर्व है। डेज ने इरिटेट होके चिल्लाया, बंद करो ये ड्रामा। समझ लो एक बात, मैं डीमन किंग वाली लाइफ नहीं जीना चाहता। आज से मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह जीऊंगा। पर सबसे अजीब बात, एलेक्स ने फिर भी कोई विरोध नहीं किया। डेज को भरोसा ही नहीं हुआ। तुम इतने शांत कैसे हो, क्या चल रहा है, सही सही बताओ। एलेक्स ने बस हंसी में कहा, सॉरी सॉरी, बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल, आपने इस देश पर अटैक करने का रीजन क्या था, कोई खास वजह? डेज दोबारा कंफ्यूज हो गया, अब ये कैसा सवाल है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।